हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविंद्र कुमार यादव और आप सभी को हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग का जो आज का क्लास है वो हिंदी का क्लास है और हिंदी में हम सबसे पहले हिंदी ग्रामर पे बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हमको पढ़ना है हिंदी तो सबसे पहले हमको हिंदी ग्रामर पढ़ना होगा। अगर हमको अपनी भाषा पे पकड़ बनाना, भाषा पे हमको अपने बोली पे अच्छा से किसी भी वर्ण को अच्छे से हमको बोलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ग्रामर या किसी भी लैंग्वेज का हम लोग को सबसे पहले ग्रामर पढ़ना होगा, व्याकरण पढ़ना होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमको इंग्लिश मान लीजिए कि अच्छे से बोलना है, तो सबसे पहले हम लोग को इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश ग्रामर अच्छे से आना चाहिए। फिर हम सभी चीज़ों को अच्छे से इंग्लिश में जान पाएंगे और समझ पाएंगे। वैसे ही अगर हमको उर्दू बोलना है तो उर्दू में भी बहुत सारा ग्रामर होता है, बहुत सारा नियम होता है, उनको पहले पढ़ना होगा, फिर हम उर्दू में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोग का संस्कृत होता है, तो अगर हमको संस्कृत बोलना है, संस्कृत अच्छा सीखना है, तो संस्कृत का भी ग्रामर होता है, संस्कृत का भी व्याकरण होता है। सबसे पहले हमको संस्कृत का व्याकरण सीखना होगा, फिर हम उसको अच्छे से बोलेंगे। तो ठीक वैसे ही अगर हमको हिंदी में अच्छा ख्याति प्राप्त करना है, अगर हमको हिंदी में अच्छा एक वक्ता बनना है, हमको हिंदी में एक अच्छा बोलने वाला बनना है, ठीक है, तो हमको हिंदी का जो ग्रामर है, हिंदी का जो ग्रामर का पार्ट है, व्याकरण जो हम लोग का होता है, वो सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सीखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे एग्जाम के व्यू से भी। ठीक है, क्योंकि ये जो हम लोग का टॉपिक है एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। जो हम लोग का टॉपिक है आज हम पढ़ने वाले हैं, हिंदी में वर्ण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ण। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम इस टॉपिक को अच्छे से ख़त्म करेंगे। ठीक है, इस पूरी एक ही वीडियो में हम वर्ण को पूरा अच्छे तरीके से ख़त्म करेंगे। ठीक है, ये वीडियो लगभग आधा घंटा का होगा। ठीक है, तो आधे घंटा या फिर 35 मिनट का वीडियो ये होगा। ठीक है, और ख़त्म नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम अगले पार्ट में इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। सबसे पहला जो हम लोग का टॉपिक है वर्ण। ठीक है, वर्ण ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से, और आपको सीखना भी क्योंकि देखिए जब तक आप वर्ण को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तब तक जितने भी आपके आगे वाले टर्म्स आएंगे, आगे वाले आपके जितने भी आपके व्याकरण के पार्ट्स आएंगे, आगे वाले जितने भी आपके व्याकरण के मतलब कि जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो आपको समझ में अच्छे से नहीं आएंगे। ठीक है, तो जो हम लोग का वर्ण है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है हम लोग के आगे के ग्रामर के पार्ट्स ऑफ में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण के बारे में, और वर्ण को हम अच्छे से पहले खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे, सीखेंगे। इनसे जितने भी क्वेश्चन हम लोग के 9th और 10th के और 12th के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको भी हम जानेंगे कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं वर्ण को। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो हम लोग का वर्ण होता है, एक्चुअली में हम लोग का वर्ण होता क्या है। देखिए मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है इसका, कि भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, भाषा मतलब क्या? लैंग्वेज जो हम लोग बोलते हैं ना। मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, आप क्या कर रहे हैं, या फिर मैंने आपसे बोला कि राम आम खाता है, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर लिखा मान लीजिए कि जो है ना राम, राम तो हम लोग का भाषा का ही एक पार्ट है कि नहीं है। तो इसे क्या बोला ना कि भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई। देखिए लघुत्तम का मतलब होता है छोटा, ठीक है ना, जो होता है ना हम लोग का सबसे छोटा उसका लघुत्तम बोलते हैं, और जो बड़ा होता है उसका महत्तम बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये बोल रहा है कि भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं, यानी कि मान लीजिए भाषा का एक पार्ट है हम लोग का शब्द है ये राम, तो इसे बोला कि इसका लघुत्तम इकाई। तो अगर हम राम को, अच्छा आप बताइए राम बोले तो राम, आप अगर बोलिए ना राम, तो इसमें देखिए हम लोग इसमें आधा र और इसमें आ हम लोग का छुपा हुआ है। ठीक है ना, फिर हम लोग यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे तो जो है ना म में हम लोग का देखिए आधा म है और हम लोग का प्लस अ है। ठीक है ना, इतने वर्णों से मिलकर ये हम लोग का जो राम है वो बना हुआ है। ठीक है ना, तो ये जो है ना ये हम लोग का भाषा, ये हम लोग का शब्द है, इस शब्द में इतना सारा हम लोग का छोटा छोटा पार्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, जो है ना ये छोटा छोटा पार्ट जो हम लोग का है, ये आधा र है, ये आ है, ये आधा म है, ये अ है, ये क्या है हम लोग का, यही हम लोग का वर्ण है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे कि वर्ण क्या है। यानी कि जितने भी भाषाएं बोलते हैं, जितने भी हम लोग लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है, तो जो सभी लैंग्वेज हैं जिन छोटी छोटी मात्राओं से बनते हैं, ठीक है, जिन छोटी छोटी अक्षरों से बनते हैं, उन अक्षरों को क्या क्या बोलेंगे हम? वर्ण बोलेंगे। ठीक है ना, वर्ण बोले या अक्षर बोले, बात हम लोग का बराबर है, इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि हमका वर्ण क्या है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिनका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। यानी कि जिसका भी हम लोग खंड नहीं करेंगे, खंड में टुकड़ा नहीं करेंगे, जिसका हम लोग का टुकड़ा नहीं हो पाएगा उसको भी हम वर्ण बोल सकते हैं। सेम चीज़ है, देखिए जैसे कि मान लीजिए हम लोग का राम है, तो राम को तो हम लोग तोड़ दिए 4 भाग में, आधा र प्लस आ, ठीक है ना, फिर हम लोग का इसमें आधा म अ है, हम तोड़ दिए। लेकिन अगर आप मेरे को बताइए कि जो है ना हम लोग का आधा र है, आधा र को क्या हम तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे ना, यानी कि ये हम लोग का वर्ण है, क्योंकि हम इसको तोड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम लोग का वर्ण है। ये हम लोग का मान लीजिए आ है, आ का हम तोड़ पाएंगे? नहीं पाएंगे। ठीक है, इसमें हम देखिए तोड़ेंगे तो इसको कैसे तोड़ेंगे? हम अ प्लस अ तोड़ेंगे,
ठीक है ना। तो ये अपने में टूटता है ना, अब खुद से खुद में टूट जाता है, ठीक है ना। तो ये बोलेगा दूसरे के साथ तोड़ना, ठीक है ना। दूसरे के साथ तो नहीं टूट रहा है, मान लेगा आधा हम लोग का म है नहीं टूटेगा, ठीक है ना, अ है हम लोग का नहीं टूटेगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिनका खंड या टुकड़ा नहीं होता है वो भी हम लोग का वर्ण कहलाता है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं जो हम लोग लैंग्वेज का यूज करते हैं, भाषा बोलते हैं, उन भाषा में जो छोटी छोटी इकाई का मतलब योगदान होता है, जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर हम लोग का शब्द या फिर भाषा हम लोग का बनता है, तो क्या है हम लोग का वर्ण है, ठीक है। तो अभी तक आप इतना समझ रहे होंगे कि हम लोग का जो वर्ण है वो क्या कहलाता है, ठीक है ना। देखिए अब हम जानेंगे कि जो हम लोग का वर्ण है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है अ लिखा है, और क्या हम लोग का वर्ण है, आ है, यहाँ पर क है, यहाँ पर ख है, ग घ च ज य र इत्यादि हम लोग का बहुत सारा वर्ण है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं एग्जाम में कि बताइए घ क्या है, तो आप क्या बोलिए वर्ण है भाई, ठीक है ना। तो ऐसे ही करके करके आपको एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि भाषा के सबसे लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं, आप क्या बोलिएगा वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही पूछेगा कि जिनका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो वर्ण कहलाता है, ठीक है ना। तो इतना आप समझ गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ण के टाइप्स के बारे में। एक जो हम लोग का वर्ण है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर अ है, यहाँ पर आ है, यहाँ पर क है, यहाँ पर ख है, हर एक अलग अलग प्रकार का वर्ण है। तो इसीलिए इन अलग अलग प्रकारों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, जिनको हम प्रकार में बांट दिए हैं, ठीक है ना। यानी कि अलग अलग भाई वर्ण है तो हम अलग अलग प्रकार इसका बांट दिए हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर वो हम लोग का वर्ण का जो प्रकार होता है वो दो होता है, एक हम लोग होता है स्वर वर्ण, एक हम लोग होता है व्यंजन वर्ण, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्वर वर्ण के बारे में, हम लोग का स्वर क्या होता है। आप इंग्लिश में पढ़े होंगे वॉवेल, तो वॉवेल को हम स्वर बोलते हैं। आप इंग्लिश में पढ़े होंगे कॉन्सोनेंट, उसको हम क्या व्यंजन बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम हिंदी में बात करेंगे कि हम लोग का स्वर वर्ण क्या होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं हिंदी में कि हम लोग का स्वर वर्ण क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हम लोग का इसका परिभाषा कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वयं या अपने आप, देखिए उच्चारण का मतलब होता है किसी वर्ण को बोलना। मान लीजिए मैंने अभी बोला राम, ठीक है ना, तो ना मैंने जो राम बोला, राम राम, ये हम लोग क्या उच्चारण है। मान लिया मैंने बोला श्याम, ये क्या हम लोग का उच्चारण है, ठीक है ना। तो यही बोला यहाँ पर कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वयं मतलब होता है अपने आप, स्वयं मतलब खुद से होता है, ठीक है ना। स्वयं या अपने आप होता है उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। यानी कि जो भी हम लोग का वर्ण है ना वो किसी का सहायता नहीं लेगा। मान लीजिए हम बोलेंगे, मान लीजिए हम बोले यहाँ पर अ, तो अ बोले हैं तो अ में कुछ मिला है क्या, नहीं मिला है ना। यानी कि अ हम लोग क्या स्वर है, ठीक है ना। यही से यहाँ पर अ बोले, यहाँ पर आ बोलेंगे, कुछ मिला, आ मतलब आ भाई, कुछ नहीं इसमें मिला है, छोटी है इसमें बड़ी है। यानी कि जिनका उच्चारण हम करेंगे और उसमें कोई दूसरा वर्ण एंट्री नहीं मारेगा तो क्या बोले वो हम लोग क्या हो जाएगा, स्वर वर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि स्वर वर्ण कितना होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि 11 होता है, ठीक है ना। यानी कि अ से लेके औ तक हम लोग का स्वर होता है। अ आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री ए ऐ ओ औ। तो आप पूछेंगे कि अंग और अ क्या होता है, ठीक है ना। जो है ना ये दोनों अंग, ये हम लोग का होता है अ, जो है ये दोनों दूसरा चीज है हम लोग बताएंगे बाद में। इसको हम बोलते हैं आयोगवाह बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, आयोगवाह। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है ना, आयोगवाह हम लोग क्या है, ठीक है। फिलहाल हम इतना जान लिए यहाँ पर कि हम लोग का जो स्वर वर्ण होता है वो 11 होता है। और कौन कौन होता है, तो अंग अ को छोड़कर हम लोग का सभी होता है, ठीक है ना। यानी कि अ से लेकर अ तक हम लोग का स्वर होता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि अ हम लोग का कौन सा वर्ण है, तो आप क्या बोलिएगा कि स्वर वर्ण है, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है कि छोटी ई हम लोग क्या है, ठीक है ना, क्या हम लोग का स्वर वर्ण है, ठीक है। अब देखिए हम लोग का जो स्वर वर्ण है इसका भी प्रकार है, ठीक है ना, इसको भी बांटा गया है, ठीक है ना। तो अब समझते हैं कि इसको किन किन प्रकारों में बांटा गया है और किन किन आधारों में बांटा गया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्वर वर्ण को दो आधार पर बांटा गया है, ठीक है ना। तो हम लोग का स्वर वर्ण होता है, ठीक है ना, इसको हम लोग दो आधार पर बांटे हुए हैं, दो आधार पर इसको बांटा गया है। देखिए कौन कौन, तो हम लोग का पहला आधार है, इसमें बोला है कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, ठीक है ना। यानी कि अगर हम स्वर वर्ण का उच्चारण करेंगे, उसको हम बोलेंगे मुंह से, उसको करेंगे उच्चारित, तो जो उसमें समय लगेगा किसमें कम लगेगा और किसमें ज्यादा लगेगा, उसके आधार पर हम लोगों ने उसको बांटा है 3 प्रकार में, ठीक है ना। यानी कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। देखिए एक हम लोग होता है हर्ष स्वर, एक हम लोग होता है दीर्घ स्वर, एक हम लोग होता है पुरुष स्वर, ठीक है ना। ठीक है, तो अब जानते हैं हम लोग हर्ष स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, पुरुष स्वर क्या होता है। पहले आप इतना जान लीजिए कि हर्ष और मूल एक ही चीज है, ठीक है ना। हर्ष स्वर का एक दूसरा नाम है मूल स्वर, ठीक है। चलो हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से आधा समय लगे, ठीक है ना। यानी कि अगर हम किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है ना, और उसमें जो है ना ये वाला दीर्घ स्वर है, इससे अगर इसमें आधा समय लग रहा है, ठीक है ना, क्या बोलेंगे हम इसको, बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम हर्ष स्वर या मूल स्वर, ठीक है ना। वही यहाँ पे लिखा है कि
हर्ष स्वर कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि जिन भी वर्ण का हम उच्चारण कर रहे हैं, अगर उसमें हम लोग का दीर्घ स्वर से आधा समय लग रहा है तो क्या करेगा हम लोग का, क्या करेगा हम लोग का, वो हम लोग कहेगा हर्ष स्वर या मूल स्वर, ठीक है ना। आपसे ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हर्ष स्वर का दूसरा नाम क्या है, तो मूल स्वर, या फिर मूल स्वर का दूसरा नाम क्या है, तो हर्ष स्वर, ठीक है ना। देखिए यही हम लोग होता है अ, छोटी, छोटाऊ, री, ये हम लोग का 4 गो होता है हर्ष स्वर, ठीक है। आप याद कर लीजिए इसको, ठीक है। तो जो होता है हम लोग का हर्ष स्वर वो कितना होता है, 4 गो होता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी संख्या 4 होती है, आपको याद अच्छे से कर लेना है। आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है या फिर मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आपको क्या बताना है कि हम लोग का 4 होती है, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम जानते हैं दीर्घ स्वर के बारे में, हम लोग का, ठीक है। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, ठीक है ना। देखिए हर्ष का मतलब छोटा होता है, दीर्घ का मतलब इससे बड़ा होता है, ठीक है ना। तो ऐसे हम करेंगे, मैंने जैसा कि आपको बताया अभी पीछे कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में इसे, अगर देखिए दीर्घ स्वर से आधा समय इसमें लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसका उच्चारण करने में इससे दुगना समय लगेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ऐसे ही बोल देंगे इसमें कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में हर्ष स्वर से दोगुना समय लगे। जाहिर सी बात है कि अगर हम इसका उच्चारण कर रहे हैं और हम इसको उच्चारित कर रहे हैं, तो इसका उच्चारण करने में हम लोग को इससे आधा समय इसमें लग रहा है, ठीक है ना। तो अगर इससे इसमें आधा लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि भाई ये इससे दोगुना है कि नहीं है। तो ऐसे हम बोलेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में हर्ष स्वर से दोगुना समय लगेगा, ठीक है, दोगुना समय लगेगा, उसके क्या बोलेंगे, उसको दीर्घ स्वर बोलेंगे। अब देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर आ है, देखिए इसको आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। देखिए ये तो है ना, इसका एग्जाम्पल, इसका देखिए एग्जाम्पल इसमें अ है, तो अगर अगर बोलिएगा अ, इसमें बोलिएगा आ, आप बोलिए थोड़ा सा तो आ, तो ज्यादा समय लग रहा है ना, इससे इसमें ज्यादा समय लग रहा है, इसलिए दीर्घ है, दोगुना समय लग रहा है। देखिए इसमें ई है, ठीक है, ई, इसे हम बोलेंगे ई, बोलेंगे ना, इसको बोलेंगे हम ऊ, इसको बोलेंगे ऊ, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा हुआ है ना, थोड़ा सा इसको हम ज्यादा इसको खींचेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही करके संख्या होता है 7 होता है, ठीक है ना। यानी कि आ, देखिए इसमें अ है तो इसमें आ जाएगा, इसमें छोटी है इसमें बड़ी आ जाएगा, इसमें छोटा हुआ इसमें बड़ा हुआ आ जाएगा, इसमें री है इसमें री नहीं आएगा, इसमें ए आई ओ औ मैं आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। ये हम लोग का 7 बजे, हम लोग 6 11 हो गया हम लोग का, ठीक है ना। देखिए इसका एक और प्रकार होता है जिसको हम एक्चुअली में इसे पढ़ना नहीं चाहिए लेकिन हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए जो होता है तीसरा नंबर इसका प्रकार होता है, वो होता है प्लुत स्वर, ठीक है ना। प्लुत का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है ना, दीर्घ से भी बड़ा हम लोग का प्लुत होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जिन वर्णों का उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे, ठीक है ना। यानी कि अगर हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो इससे इसमें कम लग रहा है, आधा लग रहा है, इसका उच्चारण कर रहे हैं तो इससे इसमें ज्यादा लग रहा है, इसका उच्चारण कर रहे हैं इससे भी ज्यादा लगेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये बोला है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्लुत स्वर बोलेंगे। अब ऐसा आप देखिए तो इसका एग्जाम्पल है, हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है ओम, अब देखे तो इससे भी इसमें बहुत ज्यादा समय लग रहा है ना। यानी कि हम लोगों ने अभी आपको पढ़ाया, हमने आपको अभी पढ़ाया है कि हम लोग का जो वर्ण होता है क्या होता है, ठीक है। वर्ण का कितना प्रकार होता है, ठीक है, 2 प्रकार होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, और स्वर वर्ण को कितना आधार पर बांटा गया है, ठीक है। हम तो एक आधार हम पढ़ लिए हैं, उच्चारण में लगने वाले समय का आधार पर कितना होता है वो पढ़ लिए। अब हमको पढ़ना है दूसरा आधार, जिसका क्या नाम है हम लोग का जाति के आधार पर, जाति के आधार पर, यानी कि इसमें कितने जातियां हैं, जो हम लोग का स्वर वर्ण होता है उसमें कितनी जातियां हैं, ठीक है ना। तो उसके आधार पर भी हम लोग का 2 होता है, एक हम लोग होता है सजातीय, एक हम लोग होता है विजातीय। चलिए हम इसको आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो इस स्लाइड को हम, इस स्लाइड के बाद अगला स्लाइड में हम क्या पढ़ेंगे, सजातीय और विजातीय, यानी कि इसका प्रकार जाति के आधार पर स्वर वर्ण का प्रकार, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, जो हम लोग का अगला पार्ट है, हम लोग का जो सवर्ण है और जो हम लोग का असवर्ण है, यानी कि जाति के आधार पर जो हम लोग का पाठ है अगला, वो उसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने आपको पढ़ाया और पिछला वाला आधार, जो हम लोग का अगला आधार वो क्या है, जाति के आधार पर, ठीक है ना। देखिए जाति के आधार पर इसको बांटा क्यों गया, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जो हम लोग का अथी होता है, मतलब जो हम लोग का वर्ण होता है, होता है ना हमें 11 को, अ से लेकर अ तक होता है, तो उसमें अलग अलग प्रकार का जाति है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम उसमें जाति के आधार पर बांट दिए। सजातीय का मतलब होता है एक जाति वाला, इसका दूसरा नाम है सवर्ण, और विजातीय का मतलब होता है दूसरा जाति वाला, अलग अलग जाति वाला, अलग अलग कास्ट वाला, इसको हम बोलते हैं असवर्ण, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में जानते हैं हम। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जिनका उच्चारण एक जैसा हो, यानी कि अगर उसको हम बोलेंगे तो हमको बोलने से ऐसा ऐसा प्रतीत होगा कि वो एक जैसा है, ठीक है ना, लेकिन मात्रा का अंतर होना चाहिए, यानी कि छोटी बड़ी जो भी हम लोग का आ है ई है, उसको खाली मात्रा का अंतर होगा, लेकिन बोलने में हम लोग का सेम होगा, उसको क्या बोलेंगे, हम सजातीय बोलेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग का एक जो एग्जाम्पल है अ आ, अगर हम बोलेंगे तो हमको क्या लगता है कि अ आ एक जैसा है, लेकिन इसमें अ इसमें आ है, इसमें मात्रा कौन सा है, यह है हम लोग का आकार,
ये वाला पाई है हम लोग का ज़्यादा है, लेकिन बोलने में तो हम लोग का एक जैसा है, तो इसके अगर इसको बोले हम सजातीय, लेकिन इसमें हम लोग का ई है, ई है ना एक जैसा, लेकिन हम लोग का सिर्फ मात्रा का अंतर है। इसमें क्या मात्रा है, इसमें क्या ये वाला है, ठीक है ना। देखिए इसको अगर हम बोलेंगे हम ऊ, तो देखिए बोलने में तो एक जैसा है, लेकिन देखिए इसमें मात्रा का अंतर है, ठीक है ना। तो अगर मात्रा का सिर्फ अंतर होगा और बोलने में एक जैसा होगा तो हम क्या बोलेंगे कि हम लोग का सजातीय वर्ण है। और जो हम लोग का सजातीय वर्ण है तो उसका दूसरा नाम होता है, क्या होता है, हम लोग का स्ववर्ण होता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे दे देगा और बोलेगा कि सजातीय का विजातीय है या फिर और भी कुछ ऑप्शन में देगा, तो क्या मारना है आपको, आपको टिक करना है सजातीय वाला, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं विजातीय के बारे में। सेम इसके जस्ट उल्टा है विजातीय, यानी कि दूसर जाति वाला। तो अगर खुद सोचिए आप, तो दूसर जाति वाला अगर होगा तो उसका अगर उसको हम उच्चारण करेंगे तो सिर्फ अलग अलग उच्चारण होगा उसका, ठीक है ना। तो वही हम लिखा है यहाँ पर कि जिनका उच्चारण अलग अलग हो, यानी कि अगर हम इसको बोलेंगे तो हम लोग को ऐसा रहेगा कि भाई ये अलग है, ये अलग है, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे विजातीय। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अ ई। अच्छा आप खुद सोचिएगा, अ आप बोल रहे हैं तो एक जैसा लग रहा है, यानी सजातीय है। यहाँ बोलेंगे अ ई तो अलग अलग है, अ है या ई है। यहाँ पर ई ऊ अलग अलग है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए अ हो गया ना अलग अलग। तो अगर हम लोग का जाति के आधार पर जो हम लोग का प्रकार होता है दो गो, ये सजातीय और ये विजातीय, आपका ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। इनका कोई संख्या नहीं होता, ठीक है ना। सिर्फ आपको एग्जाम में ये पूछेगा कि अ आ क्या है, अ ई क्या है, ठीक है, तो आप पहचान जाएंगे अच्छे से एकदम, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर व्यंजन वर्ण के बारे में। जो हम लोग का स्वर वर्ण है पूरे तरीके से पूरा खत्म हो गया है, पूरे तरीके से समाप्त हो गया है, ठीक है ना। वर्ण समाप्त नहीं हुआ, ठीक है ना, हम लोग का सिर्फ स्वर वर्ण समाप्त हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में कि व्यंजन वर्ण हम लोग का क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम व्यंजन वर्ण को पढ़ने से पहले इसका जानते हैं परिभाषा, इसका डेफिनेशन, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन हम लोग क्या होता है, ठीक है। चलिए हम जानते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जिन वर्णों का उच्चारण, ठीक है ना, जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए, ठीक है ना। यानी कि अगर हम किसी का उच्चारण कर रहे हैं किसी भी वर्ण का और हम उसमें स्वर वर्ण का सहायता ले रहे हैं, यानी कि बिना स्वर वर्ण का उसका काम नहीं चल रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको, हम उसको बोलेंगे हम व्यंजन वर्ण, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जैसे कि अगर आप मेरे को बताइए, अगर हम बोलेंगे क, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पर बोलेंगे अगर हम क बोलेंगे, यहाँ पर ख बोलेंगे, ठीक है ना, क बोलेंगे, तो इसका हम करेंगे उच्चारण, खुजिए सुनिए देखा, अगर बोले क तो क में अ आ रहा है ना, ठीक है, अ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि बिना स्वर के सहायता से हम इसको नहीं बोल सकते हैं, यानी कि क्या है, ये हम लोग का व्यंजन है। अगर हमको बोलना होगा ख, तो आप बोलिए ख, बोलिए तो आप भी अगर बोलिए ख तो अ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि इसमें भी स्वर आ रहा है, इसमें भी स्वर आ रहा है। अगर हम बोलेंगे ग तो ग में भी स्वर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर माना बोलेंगे यहाँ पर हम झ, ठीक है ना, इसमें भी अ आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यानी कि हम अगर इसको बोल रहे हैं, अगर इसको हम उच्चारित कर रहे हैं, इसका हम उच्चारण कर रहे हैं, तो बिना स्वर की सहायता से हम इसको बोल नहीं पा रहे हैं, यानी कि ये हम लोग क्या है, हम लोग का व्यंजन है, ठीक है। और यहाँ से आप जान लीजिए कि जो हम लोग का व्यंजन का संख्या होता है, क्या होता है, वो होता है 33 गो। जैसे हम लोग का होता था स्वर का संख्या 11 गो, ऐसे ही हम लोग का जो व्यंजन का संख्या हो, क्या होगा, हम लोग होगा 33 हो, यानी कि 33 होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं इसका प्रकार है। ये भी हम लोग का 3 प्रकार का होता है। पहले जो हम लोग का होता है स्पर्श व्यंजन होता है, दूसरा हम लोग का अंतस्थ होता है, तीसरा हम लोग का उष्म होता है, ठीक है। जैसे तीनों के बारे में बारी बारी से हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श का मतलब होता है छू के जाना। अगर हम खुद सोचिए कि अगर हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, उच्चारण तो हम लोग को जो होता है ना, जीभ में जीभ होता है, हम लोग देखा हम लोग जो है ना पूरा ये मांसपेशी जो हम लोग मुंह है, इसमें देखो 5 गो होता है, 5 गो 6 गो भाग होता है, ठीक है ना। देखिए जो मेन होता है, देखिए क्या होता है, एक हम लोग का होता है कंठ होता है, ये वाला कंठ है हम लोग का। हम लोग का तालु होता है, तो कहे ना ये वाला जो है ऊपर वाला, ये वाला क्या हम लोग, ये लोग का तालु है। फिर आप बोल रहे हैं ये मुर्दा, मुर्दा का मतलब ये होता है कि कंठ और जो है ना तालु, इसके हम लोग जो है यहाँ पर बीच में होता है, ठीक है ना। यानी कंठ और तालु का जो सेंटर होता है वही हम लोग का मुर्दा होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दिखा नहीं सकते, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दंत लिखा है, दंत का आप जानते हैं दांत होता है, ठीक है ना। ओट्स का मतलब क्या होता है, ओठ होता है, ठीक है ना। यानी कि सॉरी, अगर आप किसी भी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो इन पांचों से टकरा कर आपको जाना पड़ेगा। इन पांचों से ही जो आपका जीभ है, जीभ अगर आपको रोटेट करेगा इन सभी पे, तभी आपका उच्चारण सही से हो पाएगा, अर्थात आपका उच्चारण नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है यहाँ पर कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओठ का परस्पर होता है एक दूसरे से, ठीक है ना, एक दूसरे से स्पर्श हो, यानी कि अगर हम किसी का उच्चारण कर रहे हैं और एक दूसरे में सट रहा है, यानी कि परस्पर स्पर्श कर रहा है, तो क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे स्पर्श व्यंजन बोलेंगे, ठीक है ना। ठीक है, हम लोग का एग्जाम्पल जो होता है यहाँ पर देखिए, यहाँ बोला है क वर्ग, ठीक है। क का जो होता है ना, क वर्ग का मतलब ये हुआ कि जितने भी होता है ना क ख में जितने भी क से अंग तक, वो सभी क्या है, वो सभी हम लोग का क वर्ग है, ठीक है ना। यानी कि मान लीजिए अगर हम बात करें यहाँ पर क वर्ग का, सॉरी यहाँ अगर बात करें यहाँ पर क वर्ग का, तो क्या जाएगा हम लोग का यहाँ पर क, ख, ग,
घ अंग, यानी कि हम लोग का 5 गो आ गया इसमें मौन, यानी कि क वर्ग अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क होता है इसमें जो होता पूरा होता है ना 5 गो अंग तक सभी हम लोग आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही अगर हम च वर्ग की बात करें तो ये भी हम लोग आ जाएगा च छ ज झ ञ, और हम ट वर्ग की बात करें तो इसमें भी हम लोग आ जाएगा ट ठ ड ढ और हम त वर्ग की बात करें इसमें हम लोग आ जाएगा हम लोग का त थ द ध ञ, ठीक है ना, सॉरी त थ द ध न, ठीक है। और हम प वर्ग की बात करें इसमें हम लोग आ जाएगा प फ ब भ म, ठीक है ना। यानी कि ये कुल मिलाकर हम लोग का 5 5 5 5 5 हम लोग का 25 हो जाएगा, यानी कि 5 × 5 = 25 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो हम लोग का स्पर्श व्यंजन होता है उसका संख्या कितना होता है तो क्या बोलिएगा 25 होता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि संख्या 25 होती है, ठीक है ना। तो अगर आपको इन पांचों में से यानी कि जो पांचों हम लोग का वर्ग है अगर आपको इसमें से कोई भी एग्जाम्पल आपको देगा, अगर आपसे पूछेगा कि ये वर्ण कौन सा है तो आप आराम से बता दीजिएगा कि हम लोग क्या है स्पर्श व्यंजन है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में। यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जिन वर्णों का उच्चारण कंठ तालु मूर्धा दंत ओठ के परस्पर स्पर्श हो, ठीक है ना, परंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श ना करे, ठीक है ना। यानी कि इसमें था कि हम लोग पूरा पूरा स्पर्श कर रहा था, लेकिन जैसे ही अगर हम अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं तो इसमें भी हम लोग का परस्पर स्पर्श होगा, ठीक है ना, लेकिन पूरा रूप से नहीं सटेगा, थोड़ा थोड़ा करके एक दो में सट जाएगा लेकिन पूरा पूरा रूप से नहीं सटेगा, ठीक है ना। देखिए इसमें जो हम लोग का एग्जाम्पल होता है यह होता है य र ल व, ये हम लोग का 4 गो होता है। और आप सही में इसको बोल के देखेंगे य को, ठीक है ना, य को अगर आप बोल के देखेंगे य को, देखिए इसमें य, तो देखिए आपका कंठ से भी आवाज आ रहा है य, ठीक है ना, आपको ताली में देखिए है ना वो जो आपका ऊपर लगता है इसमें भी हल्का सा स्पर्श कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि ये हल्का हल्का दो तीन को में स्पर्श करेगा और लेकिन पूर्ण रूप से कहीं कहीं नहीं करेगा, ठीक है ना। जो यह है र है ल हुआ है ये पूर्ण रूप से कहीं स्पर्श नहीं करेगा, हल्का हल्का चारों तरफ टच करेगा, ठीक है ना। इसलिए क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है ना। तो इसका भी हम लोग का संख्या 4 होता है य र ल व, और आपसे कोई पूछेगा कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, ये हम लोग का 4 का संख्या होता है, ठीक है ना। और ये आपका डेफिनेशन रहा, ठीक है। चलिए जो हम लोग अगला है उसके बारे में बात करते हैं, जो 30 नंबर है वो हम लोग होता है उष्म व्यंजन, जिसका दूसरा नाम है जिसे हम बोलते हैं संघर्षी व्यंजन, जो होता है ना उष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन, उसका नाम से मैंने एक ही नाम है, ठीक है। ठीक है, बोलते हैं हम जिन वर्णों का उच्चारण घर्षण या रगड़, घर्षण मतलब क्या होता है रगड़ से, है ना, ठीक है, रगड़ेगा तब आएगा। यानी कि अगर हम किसी भी वर्ण को बोल रहे हैं और उसमें रगड़ाव हो रहा है उसमें घर्षण हो रहा है तो वैसे वर्ण को हम क्या बोलेंगे संघर्षी व्यंजन या फिर उष्म व्यंजन, ठीक है ना। देखिए जो हम लोग का यहाँ पर है ना ये स है, तीनों स है और ये ह है, यानी कि तालाबी स, मूर्धन्य स और दंत स, ये तीनों जो हम लोग का स है अगर हम इसका उच्चारण करेंगे तो पता है आपको, आप खुद अगर बोल के देखिएगा ना तो अगर आप इन तीनों स का और ह का उच्चारण करिएगा तो हल्का सा रगड़ाव उत्पन्न होगा। अच्छा आप बोलिए तो मेरे साथ स, तो आप देख रहे हो ना हल्का सा रगड़ के आ रहा है, यानी कि संघर्ष करके आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का संघर्षी व्यंजन। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो 4 होती है, कौन कौन, तो 3 को हम लोग का स हो जाएगा तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स और ह, ठीक है ना। तो हम लोग का जो पूरा वर्ण है वो हम लोग का लगभग समाप्त हो चुका है, पूरा हम लोग का वर्ण समाप्त नहीं हुआ है, अभी इसमें बहुत सारा टॉपिक हम लोग का बाकी है। तो जो हम लोग का पूरा जो वर्ण का प्रकार होता है हम सभी वर्ण का प्रकार को पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। और हम एक हल्का सा हम लोग का टॉपिक इससे मिलता जुलता, ठीक है ना, इसमें हम लोग का होता है संयुक्त व्यंजन, ये हम लोग का व्यंजन है और संयुक्त का अर्थ क्या होता है तो दो को मिला के, ठीक है ना, अगर दो को मिला के चलेंगे हम, अगर सिंगल सिंगल है तो संयुक्त नहीं है, ठीक है ना, और हम दो को मिला लिया ना तो हम लोग का संयुक्त हो जाएगा। तो अगर देखिए अगर आप बात करें परिभाषा की इसकी तो क्या बोलेंगे हम कि जिन व्यंजन का निर्माण दो व्यंजनों के मेल से होता है, ठीक है ना, जिन व्यंजनों का निर्माण दो व्यंजनों के मेल से होता है उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और ये भी हम लोग का 4 गो होता है, एक हम लोग होता है छ होता है, एक हम लोग का त्र होता है, एक हम लोग का ज्ञ होता है, यानी कि छ त्र ज्ञ, और एक हम लोग होता है एक्स्ट्रा आता है अलग से वो लोग स्र होता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो 4 होती है, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है और बहुत ज़्यादा अपने समझाने के तरीकों को और ज़्यादा मतलब कि विजुअलाइज किया है तो आपको समझाया है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया करके आप अपने दोस्तों में के ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि कुछ मेरा भी कल्याण हो, ठीक है। तो चलिए हम मजाक नहीं करें, आगे बढ़ेंगे और अगले पार्ट में लाएंगे हम इसका भी जो पार्ट होगा अगला अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है ना, घोष और अघोष और उच्चारण स्थान अगले पार्ट में आपको पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो अगले पार्ट का वेट कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, ठीक है। जय हिंद।